विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आइए देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। प्रश्न नंबर 1 है, मैंने मैं की शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। मैंने मैं की शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो पंक्ति के रचनाकार हैं निराला। छायावादी कवि निराला की पंक्ति है, मैंने मैं की शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। निराला की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 2 है, किस विद्वान के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? किस विद्वान के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन नगेंद्र के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यदि विकल्प में खस अपभ्रंश रहेगा तो खस ही सही हो जाएगा, और खस नहीं है तब सौरसेनी अपभ्रंश हो जाएगा। और यदि खस और सौरसेनी दोनों है और प्रश्न यही बना है कि नगेंद्र के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, खड़ी बोली का नामकरण टकसाली किसने किया? खड़ी बोली का नामकरण टकसाली किसने किया? तो गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली नाम दिया है। किसने दिया है? गिलक्राइस्ट ने दिया है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि खड़ी बोली नामकरण किसने किया? खड़ी बोली नामकरण लल्लू लाल ने किया। खड़ी बोली का नामकरण कौरवी किसने किया? खड़ी बोली का नामकरण कौरवी किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। और खड़ी बोली को जनपदीय किसने कहा? खड़ी बोली को जनपदीय किसने कहा? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय कहा, सुनीत कुमार चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 4 है कि शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना है। लेकिन अगर यदि प्रश्न बन जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है, तो भाषा योग वशिष्ठ हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ हो जाएगा। और भाषा योग वशिष्ठ का प्रकाशन वर्ष है 1741। ये यूपी टीजीटी में पूछा भी गया है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल। तो परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है कवि गंग का। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि चंद्रावली के रचनाकार कौन है? चंद्रावली के रचनाकार कौन है? तो सदल मिश्र हैं। चंद्रावली के रचनाकार हैं सदल मिश्र। और चंद्रावली रचना का ही दूसरा नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली दोनों एक ही है। नासिकेतोपाख्यान को ही चंद्रावली कहा जाता है। इसके रचनाकार सदल मिश्र हैं। रामचरित, रामचरित किसकी रचना है? यह भी सदल मिश्र की ही रचना है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र और अमृतलाल नागर का जन्म काल क्या है? भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र और अमृतलाल नागर का जन्म काल। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ है, जैनेन्द्र का जन्म 1905 में हुआ है, अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में, जैनेन्द्र का 1905 में और अमृतलाल नागर का 1916 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है
किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। कथन के रचनाकार कौन है? तो यह प्रश्न पूछा गया है, यूथ में आपको मिल जाएगा। तो इसके कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, सूरज किरण की छाँव। सूरज किरण की छाँव उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूरज किरण की छाँव उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का ही उपनाम है त्रिसित। राजेंद्र अवस्थी त्रिसित की रचना है सूरज किरण की छाँव। अब देखिए, आप याद रखेंगे कि राजेंद्र अवस्थी त्रिसित की रचना है सूरज किरण की छाँव और प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959। 1959 है इसका प्रकाशन वर्ष। और इसकी विषय वस्तु क्या है? बस्तर के गौंड जनजाति के जीवन संघर्ष का चित्रण है इसमें, सूरज किरण की छाँव में। उसके बाद देखिए, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी त्रिसित का उपन्यास है। जंगल के फूल 1960 में। इसमें मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक, इसमें सामाजिक गौंड जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये जीवन का अंकन किया गया है जंगल के फूल में। उसके बाद देखिए कि उतरते ज्वार की सीपियाँ। उतरते ज्वार की सीपियाँ ये 1968 में है। इसमें बम्बई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का इसमें चित्रण किया गया है। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 उपन्यास में। जाने कितनी आँखें। जाने कितनी आँखें 1969 में है। इसमें बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है। जाने कितनी आँखें में बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है। जाने कितनी आँखें 1969 में। बहता हुआ पानी 1971 में है। बहता हुआ पानी 1971 में है। बहता हुआ पानी 1971 में एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। इस उपन्यास में बहता हुआ पानी 1971 में एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। बीमार शहर 1973 में। बीमार शहर 1973 में। इसमें विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन किया गया है। अकेली आवाज़ किसका है? अकेली आवाज़ राजेंद्र अवस्थी का है। मछली बाजार राजेंद्र अवस्थी का है। एक रजनीगंधा की चोरी राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। एक रजनीगंधा की चोरी 1985 में। तो देखिए, सूरज किरण की छाँव। सूरज किरण की छाँव 1959 में है। जंगल के फूल 1960 में। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 में। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 में। सूरज किरण की छाँव 1959 में। जंगल के फूल 1960 में। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 में। जाने कितनी आँखें राजेंद्र अवस्थी का है। जाने कितनी आँखें 1969 में। बहता हुआ पानी 71 में। बीमार शहर 1973 में। अकेली आवाज़ 1976 में है। अकेली आवाज़। और मछली बाजार 1977 में है। एक रजनीगंधा की चोरी 1985 में है। प्रश्न नंबर 9 है कि सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता पात्र प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के हैं? सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता पात्र प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के हैं?
तो सेवा सदन 1918 के हैं। सेवा सदन 1918 के पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता, ये सेवा सदन के हैं। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है। तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है 1870 में। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है 1870 में। और इसी के साथ में याद रखेंगे प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। तो देखिए देवस्थान रहस्य इनका 1905 में है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास देवस्थान रहस्य 1905 में है। और प्रेमा 1907 में है। सेवा सदन 1918 में है। वरदान 1921 में है। प्रेमाश्रम 1922 में है। और रंगभूमि 1925 में है। कायाकल्प 1926 में है। तो देखिए कि इस देवस्थान रहस्य का विषय वस्तु है मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। देवस्थान रहस्य की विषय वस्तु है मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। और उसके बाद प्रेमा 1907 में की विषय वस्तु है हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। देखिए कि देवस्थान रहस्य 1905 में मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार की आलोचना है। और प्रेमा 1907 में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 1918 में वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। और वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। प्रेमाश्रम 1922 में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम 1922 में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। और रंगभूमि 1925 में औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण किया गया है। और पांडेपुर बनारस की कथा है इसमें। तो रंगभूमि 1925 में औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण पांडेपुर बनारस की कथा है इसमें। किसमें? रंगभूमि 1925 में। और कायाकल्प 1926 में है इनका। कायाकल्प 1926 में है। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। कायाकल्प 1926 में पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। और देखिए इनका निर्मला उपन्यास 1927 में है। निर्मला उपन्यास 1927 में है। तो निर्मला सताई, निर्मला दहेज के लिए सताई गई है ना, तो याद कर लें निर्मला सताई गई दहेज के लिए। तो निर्मला 1927 में है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का इसमें चित्रण है। गबन 31 मध्यवर्गीय जीवन की
असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गबन 31 में मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। उसके बाद फिर देखिए कर्मभूमि 1933। कर्मभूमि 1933 में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। उसके बाद गोदान 1936 में, गोदान 1936 में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है और इसमें बेलारी एवं सेमरी ग्राम का इसमें चित्रण किया गया है। जो राय साहब थे वो सेमरी ग्राम के ही थे। तो और क्या ध्यान रखेंगे कि प्रेमचंद्र ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद्र ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था और प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया। तो अब इसके बाद 10 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए देखिए कि प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है कि परिशिष्ट उपन्यास के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 1 है परिशिष्ट उपन्यास के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 2 है चक्रव्यूह उपन्यास के रचनाकार कौन है। चक्रव्यूह उपन्यास के रचनाकार कौन है। यथा प्रस्तावित किसकी रचना है। यथा प्रस्तावित रचना किसकी है। प्रश्न नंबर 4 है मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित कौन सा उपन्यास है। मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है। गर्मराख प्रकाशन, गर्मराख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। प्रश्न नंबर 5 है गर्मराख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। टेराकोटा किसकी रचना है। टेराकोटा रचना किसकी है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की रचना की विधा क्या है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की रचना की विधा क्या है। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष क्या है। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष क्या है। और भागवंती, भागवंती उपन्यास के रचनाकार कौन है। धूप छाही रंग उपन्यास के रचनाकार कौन है। धूप छाही रंग उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।